नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, जो चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है ना, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, जो हमारा चैनल है ना साइंस स्टडी पीसीबी, इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है ना, अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले हम धातु एवं अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भौतिक गुणधर्म है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, धातु लेते हैं। धातु क्या होते हैं, तो धातु कौन कौन से होते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो धातु कौन कौन से होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक, और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल की दृष्टि से बताया है। ठीक है ना, तो ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट है, धातुओं की सतह शुद्ध रूप में चमकदार होती है। जितनी भी जो धातुएं होती हैं ना, ये सभी धातुएं चमकदार होती हैं। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं ना, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट है इसमें, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे जितनी भी धातुएं होती हैं ना, तो उन सभी की कठोरता अलग अलग होती है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम आदि धातुएं मुलायम होती हैं, इसलिए इन्हें चाकू से आसानी से काटा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो कौन कौन सी हैं, सोडियम और क्या है, पोटेशियम है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यही पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धता। क्या कहते हैं, आघात वर्धता। ट्रेमेटिक्स, क्या कहते हैं इसको, ट्रेमेटिक्स कहते हैं। जैसे आपका सोना है, चांदी है, तो इनको पीट कर क्या किया जा सकता है, पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता है, इसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तन्यता कहते हैं। जैसे बहुत सी ऐसी धातुएं होती हैं जिनसे तार बनाए जाते हैं, तो इनका जो गुण होता है, इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, कितना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, देख लो। ठीक है ना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब ये होता है कि उनमें विद्युत धारा या करंट प्रवाहित होता है। ठीक है ना, तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। जब क्या हुआ, जब सुचालक होंगी या इनमें विद्युत धारा प्रवाह होगी, तो इनका जो गलनांक है वो अधिक होगा। ठीक है ना, जैसे आपका सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। लेकिन लेड तथा मरकरी ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अर्थात जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो कौन कौन सी धातुएं हैं, लेड और मरकरी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुओं में सोनोरस सोनोरस ध्वनिक का गुण पाया जाता है, अर्थात कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। अर्थात जो धातुएं होती हैं, धातुएं जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होती हैं, आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो इनके इस गुण को क्या कहते हैं, सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना, पूरा देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो आगे बात करते हैं अधातु के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, आयोडीन, और भी बहुत सारी अधातुएं होती हैं। ठीक है ना, तो ये सभी क्या होती हैं, अधातु नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अधातुएं चमकदार नहीं होती, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती। लेकिन आयोडीन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो चमकीला होता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हीरा। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, अर्थात हीरा क्या है, कार्बन से ही बना हुआ है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है।
कैसा होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, क्योंकि इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो क्वथनांक है ये बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट्स। विद्युत का यहाँ पे सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है ना। तो एकमात्र ऐसी अधातु है जो कैसी होती है, विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रभाव होती है। जैसे आपने पेंसिल देखी होगी ना, पेंसिल में जो आता है ना ब्लैक कलर का, तो जो भी उसके बीच में निकलता है तो वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे नोट में लिखा हुआ है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई दी। जैसे यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसके ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, मरकरी होती है, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, मरकरी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपके जितने हैं, या तो धातु या अधातु में डिफरेंस पूछेगा, या यहाँ से जो एक एक लाइन के जो है ना मैंने पॉइंट लिखे हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है, क्षारीय धातु जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इनके गलनांक तथा घनत्व कम होते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। पहला पॉइंट है, धातुओं का वायु में दहन। धातुएं होती हैं वो वायु के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि अधिकांश सभी धातुएं ऑक्सीजन, जैसे कि मान के चलते हैं सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन के साथ, क्या बन रहा है, धातु ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है ना। कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। जैसे कि कॉपर है, कॉपर किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, यहाँ से ऐसे नहीं बनेगा कि धातुओं का वायु में दहन, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, कॉपर जब वायु के साथ दहन करता है या वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, तो आपको बताना है कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। आपको रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक और अभिक्रिया है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, तो सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे Al4, ठीक है ना। ये आगे जो संख्या दी हुई है ना, ये एक तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए दी गई है, ठीक है। यदि आप पे बैलेंस करना नहीं आता, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आता है, तो आप मेरी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। जितने भी जो ऑक्साइडों का निर्माण हो रहा है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, और भी बहुत सारे ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेस प्रकृति के होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड एक होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सॉरी ये नहीं होता, ठीक है ना, ये नहीं होता। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑक्साइड आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्यों, कौन सा ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके
लवण तथा जल प्रदान करते हैं वह धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि कोई धातु ऑक्साइड लेते हैं, जैसे हमने लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या लेते हैं हम, एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं। किसके साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ। पहले हम बात करेंगे अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। कोई धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ अपक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि Al2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना, और Cl3, तो कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ये भी संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। 2Al ये भी संतुलित हो जाएगा, क्या बचा 3H2O, ठीक है ना, ये बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसके साथ, क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, 2NaAlO2 सोडियम एल्युमिनेट प्लस H2 बाहर निकलता है, ठीक है ना। इस तरीके से उभयधर्मी ऑक्साइड की रिएक्शन होती है। ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें दिया है कि सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी जो धातुएं हैं या मेटल्स हैं, इनमें इनकी क्या होती है, क्रियाशीलताएं अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं पोटेशियम तथा सोडियम, जैसे ये क्या है, अधिक अपक्रियशील धातुएं होती हैं। जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अपक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक या आग से सुरक्षा के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम जो पोटेशियम होती हैं ये अधिक अपक्रियशील धातुएं होती हैं, इसलिए इनको खुला छोड़ देने पर ये क्या होती हैं, आग पकड़ लेती हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, ठीक है ना। पहला पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, धातुओं की हवा के साथ या वायु के साथ अपक्रिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जल के साथ अपक्रिया, ठीक है ना। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। जब धातुएं होती हैं वो जल के साथ अपक्रिया करती हैं, क्या बनाता है, एक तो धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। जैसे यदि धातु ऑक्साइड, जो आपका धातु ऑक्साइड है ना, जल में घुलनशील है तो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे कि जो आपका धातु ऑक्साइड है, जो बनने वाला धातु ऑक्साइड, यदि ये जल में घुलनशील है तो जल में घुलकर क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती, जैसे कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, ये धातुएं निम्न अपक्रियशील धातुएं होती हैं जिसके कारण यह जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस अपक्रिया को समझते हैं। जैसे धातुएं हैं जल के साथ अपक्रिया कर रही हैं, ठीक है ना, ये वाला धातुएं होती हैं वो जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है ना। अब जो धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील होता है तो घुलनशील होने के कारण क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली क्या बनाती हैं, धातु और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, ठीक है ना। आगे हम रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पोटेशियम एवं सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करके क्रमशः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यह अपक्रिया तेजी से होती है और ऊष्मा चेपी होती है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम जल के साथ अपक्रिया हो रही है इसकी, तो अपक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ धातुएं क्या होती हैं, डायरेक्ट धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो क्या बन रहा है, सीधा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इसके साथ क्या हो रहा है, ऊष्मा भी निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम लेते हैं, तो सोडियम भी इसी तरीके से अपक्रिया करती है और किसका निर्माण करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन प्लस ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कैल्शियम जल के साथ धीमी गति से अपक्रिया करती है। तो कैल्शियम क्या है, एक मध्यम अपक्रियशील धातु होती है। जब ये जल के साथ अपक्रिया करती है, वैसे ये धीमी गति से अपक्रिया करती है, ठीक है ना। तो क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। कैल्शियम के बाद अब बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम होता है शीतल जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, ये गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप रिएक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं भाप के साथ अपक्रिया करती हैं। तो ये क्या होती है, ये भाप के साथ अपक्रिया करती है, गर्म जल के साथ अपक्रिया भी नहीं करती हैं, है ना।
तो ये किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप या हवा के साथ अभिक्रिया करती हैं। जैसे एल्युमिनियम है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये धातुएं होती हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना। देखो ये सभी धातुएं हैं आपकी जो सक्रियता श्रेणी है उसमें दे रखी है ना, तो वहाँ पे इनको और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, धातु की जल के साथ अभिक्रिया और धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है ना। यहाँ से सीधा आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जैसे चलो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो धातुएं क्या होती हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे कि कोई धातु लेते हैं मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे Mg+2Cl HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं है क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न CH2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है जैसे एक्वारेजिया के बारे में आप जानते होंगे। जैसे मान के चलते एक्वारेजिया में दो पदार्थों का मिश्रण होता है, दो अम्लों का मिश्रण होता है। एक होता है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है, एक आपका HCl होता है, क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और एक होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है ना। इन दोनों का मिश्रण होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। इनके अनुपात की बात करें तो HCl का अनुपात होता है 3 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है 1, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य यह होता है कि ये धातुओं को पिघलाने में अर्थात धातुओं को गलाने में सहायक होती है। जैसे सोना है वो प्लेटिनम है, ठीक है ना, इनको क्या कर सकती हैं, गला सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत सारी रिएक्शन को भी आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना, और पदार्थों की या धातुओं की क्रियाशीलता को भी आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, अर्थात घटता हुआ क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे धातुओं के बारे में। तो सबसे पहले टॉप पे क्या दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना। तो सबसे अधिक अपक्रियशील धातुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम, ये सभी क्या होती हैं, सबसे अधिक अपक्रियशील धातुएं होती हैं। इसके बाद जैसे जिंक है, आयरन है, लेड, ये मध्यम, एक तरीके से कह सकते हैं मध्यम अपक्रियशील धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं कैसी होती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है ना। आपको बस इतना समझना है इसमें, और जो मैंने पिछले अभिक्रिया रिएक्शंस भी बताई वो यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से अगर आपने समझ लिया ना तो आप NaCl की जो निर्माण है या NaCl का निर्माण कैसे होता है वो आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। धातु एवं अधातुओं की अभिक्रिया को समझने के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl का क्या लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s
1, ठीक है। ये के कक्षक हो जाएगा, ये एल कक्षक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एम कक्षक, ठीक है ना। यदि अगर आप पे इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे बात करते हैं, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स है ना। आगे क्या है, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। यदि यह अपने एम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जैसे ये बाह्यतम कोश है ना, इसका बाह्यतम कोश यदि वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करता है या त्याग देता है, तब एल कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है। जो इसका एल कोश है ना, ये वाला एल कोश, तो ये इसका बाह्यतम कोश हो जाएगा, क्योंकि ये कोश तो फिर हट जाएगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कोश भी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो जो एल कोश है इसका बाह्यतम कोश बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित होता है, अर्थात ये कैसा अष्टक होता है, स्थायी अष्टक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इस परमाणु के नाभिक कौन सा, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन्स होते हैं। अब 11 प्रोटॉन्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, तो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी उतनी ही होती है, ठीक है ना। किसी भी धातु की बात करें, किसी भी धातु की बात करें या परमाणु की बात करें, जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं वह उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन से अधिक हैं, इसलिए सोडियम धनायन Na पॉजिटिव प्रदान करता है। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। इस सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, ठीक है ना। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है, 11 होता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें ना, जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लोरीन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 नंबर पे आता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 10 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद आएगा 3s2, कितने हो गए, 12 हो गए। 3p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी है, कितने हो गए, 12। तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 12, 12 5 कितने हो गए, 17 हो गए ना। तो इसमें आपके आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये होता है आपके क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कह रहा है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे। तो ये क्या होता है, ये बाह्यतम कोश है ना, ये आपका है कौन सा कोश है, सॉरी कक्षक है, एम कक्षक है। ये है आपका एल और ये आपका है के, ठीक है ना। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 और 7, तथा अधिक अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन है जो अपना अष्टक पूर्ण करेगा तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है ना। और हमने सोडियम में क्या पढ़ा था, अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, ठीक है ना। यदि सोडियम एवं क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन्स, जो सोडियम का कौन सा 1 इलेक्ट्रॉन्स त्यागा गया, ठीक है ना, क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार इन दोनों तत्वों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, इन दोनों परमाणुओं के बीच क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे हम इसको और समझते हैं अच्छे तरीके से, जैसे सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को जैसे ही डोनेट करता है तो इस पर क्या आ जाएगा, ये धनावेश आ जाएगा, अर्थात ये धनायन हो जाएगा, है ना। जैसे मान के चलते हैं सोडियम क्या है, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, खुद पॉजिटिव हो जाएगा ना, धनायन आ जाएगा इस पर। इसी तरीके से जब क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे 7 हैं, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो क्या करता है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इसका जो अष्टक है वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो पूर्ण हो जाता है तो ये ऋणी हो गया ना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी संरचना किस तरीके से बनती है, जैसे Na है, Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन से
प्लस क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देता है? क्लोरीन को दे देता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा इस तरीके से बिंदु के द्वारा इसको दर्शाया गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को। अब क्या होता है, सोडियम तो धनायन है और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो नेगेटिव हो जाता है। और किसका निर्माण होता है? NaCl का निर्माण होता है। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण आपको इस तरीके से इन दोनों को लिखना है और इसको भी आपको लिखना है। इस तरीके से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसके बाद दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का निर्माण पढ़ा था ना, इसी तरीके से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का भी निर्माण कर सकते हो, ठीक है ना। इससे आप इसके द्वारा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी हम गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है भौतिक प्रकृति, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नेचर है। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। जो आयनिक गुणधर्म है ना, या आयनिक यौगिक हैं, तो इनमें क्या होता है, आयनिक हैं तो धन और ऋण दोनों आयन होते हैं। तो आयन होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। अब आकर्षण बल अधिक होता है तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इस तरीके से चिपक हो जाएंगे तो ये कैसे, किसका निर्माण करते हैं, एक ठोस यौगिक का निर्माण करते हैं या कठोर यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक। जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक का जो गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। जैसे गलनांक की बात करते हैं, जैसे कोई आयन है या कोई यौगिक है, वो ठोस है और ठोस से वो द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो वो क्या है, इसका गलनांक बढ़ रहा है या उसका गलनांक अधिक है, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई यौगिक है जो द्रव अवस्था में है और वाष्प अवस्था में बदलता है, तो उसका क्वथनांक बढ़ गया है ना, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें बताया जाए कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक होते हैं सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। जैसे केरोसिन है, पेट्रोलियम है आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें धनायन और ऋणायन होते हैं। जैसे इनमें जल मिलाया जाता है ना, तो ये एक दूसरे से टूट जाते हैं या इनके जो धनायन और ऋणायन है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन केरोसिन पेट्रोलियम में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत चालकता की, ठीक है ना। जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह या चालन होता है, लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका आयनिक यौगिक है ना, वो जलीय अवस्था में धन और ऋण आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, अर्थात वो आयनित हो जाते हैं, है ना। जबकि ठोस अवस्था में क्या होते हैं, वो आयनित नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह या चालन नहीं होता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज। खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी की भूपरपटी, जो पृथ्वी की बाहरी परत है ना, भूपरपटी है, में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को, जितने भी तत्व हैं, यौगिक हैं, ठीक है ना, तो इनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, पृथ्वी की भूपरपटी में बाहरी सतह पर ही पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अयस्क और की, और जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जैसे कि बहुत सारी ऐसे खनिज होते हैं जिनमें सोना चांदी, ठीक है ना, आसानी से सोना चांदी होते हैं, है ना। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिससे निकालना लाभकारी होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, और कहते हैं, ठीक है। इनकी परिभाषाएं आती हैं आपके एग्जाम में, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे धातुओं का निष्करण, किस तरीके से अयस्क या खनिज से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान के चलते हैं कम अविक्रियशील धातु हैं, जैसे खनिज या अयस्क के रूप में है ना, तो जो कम अविक्रियशील धातुएं होती हैं वो एक तरीके से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो मृदा है या उसमें
मृदा या चट्टानों में क्या होती हैं, एक तरीके से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो इनसे आसानी से क्या किया जा सकता है, धातु प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, कम अवक्रयशील धातुओं को। नेक्स्ट, मध्यम अवक्रयशील धातु। देखो कम अवक्रयशील आप जानते होंगे, मैंने सक्रियता श्रेणी में बताया था कि कम अवक्रयशील धातु कौन सी होती हैं, तो आपने जैसे सोना है, चांदी है, तो ये सभी क्या होती हैं, कम अवक्रयशील धातु होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से मध्यम अवक्रयशील धातु होती हैं, ये क्या होती हैं, एक तरीके से ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है ना, तो के रूप में पाई जाती हैं, तो इनसे क्या होता है, धातु प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है अधिक अवक्रयशील धातु, जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जितनी भी धातुएं थी ना, तो ये क्या होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, तो क्या करना पड़ता है, इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, और विद्युत अपघटन के बाद धातु प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, धातु प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। बुक में और भी विस्तार से दिया हुआ है, आप आराम से इसको समझ सकते हो, है ना। नेक्स्ट है भर्जन और निस्तापन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्जन एंड लिक्विडेशंस। तो सबसे पहले बात करेंगे भर्जन की। भर्जन क्या होता है, तो वो भर्जन होता है सल्फाइड अयस्कों में, और निस्तापन होता है कार्बोनेट अयस्क में, है ना। तो भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो जो भर्जन होता है वो सल्फाइड अयस्कों में होता है, जैसे कि सल्फाइड अयस्क, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका जिंक सल्फाइड, है ना, यहाँ पे क्या दिया है, जिंक सल्फाइड दिया हुआ है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या कह सकते हैं वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है ना। और दूसरा है निस्तापन, लिक्विडेशन। ये होता है आपका कार्बोनेट अयस्कों में। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक, यहाँ पे दिया हुआ अधिक ताप पर गर्म करने पर, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोनेट अयस्क, जैसे कि जिंक कार्बोनेट लिया, इसको अधिक ताप पर गर्म करने के बाद किसका निर्माण होता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये सीधा आपसे पूछा जाता है, भर्जन और निस्तापन को समीकरण सही समझाइए, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों ही लिख देना है। ये ध्यान रखना है को भर्जन होता है वो सल्फाइड अयस्कों में होता है, और निस्तापन होता है वो कार्बोनेट अयस्कों में होता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मेट अभिक्रिया के बारे में। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया, एक तो होता है आपका आयरन ऑक्साइड, क्या होता है आपका आयरन ऑक्साइड होता है, प्लस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने पर क्या होगा, Fe2 बाहर निकल जाएगा आयरन, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा Al2O3। क्या बनता है, Al2O3 प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी थर्मेट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल याद करके जाना है। तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, इसमें क्या होता है, एक इस तरीके से पात्र होता है, पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए, एक तो एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है ना। एक इसमें कुंजी लगी हुई है, और ये आपकी बैटरी है ना। और जो इसमें एक तरीके से विलयन भरा हुआ है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है ना। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड, जो अशुद्ध धातु है ना उसको यहाँ पे ले लेते हैं एनोड पे, ठीक है ना, तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, और शुद्ध धातु की जो परत है ना वो इसको बना लिया जाता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट दिया इसमें, धातु का लवण विलयन का विद्युत अपघटन किया है। तो ऐसा होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो कॉपर सल्फेट है या लवण का जो विलयन है उसका क्या होता है, अपघटन होना प्रारंभ हो जाता है ना। विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर उपस्थित अशुद्ध धातु, यहाँ पर जो उपस्थित एनोड पर है ना, यहाँ पे उपस्थित जो अशुद्ध धातु है ना वो कहाँ पे चली जाएगी, विलीन में चली जाएगी। एनोड पर उपस्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है, जो अपघटन है ना उसमें घुल जाती है, और इतनी ही मात्रा में धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है तथा अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनोड पंख कहते हैं। देखो इसको, जैसे हमने क्या किया, अशुद्ध धातु ली और अशुद्ध धातु को किस पे निक्षेपित किया, इस एनोड पर किया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, जब इसमें विद्युत अपघटन किया जाता है, अर्थात कॉपर सल्फेट का जब इसमें विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड से जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ पे चली जाएंगी, इस विलयन में चली जाएंगी, है ना। और इतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु वो कहाँ पे आ जाएगी, कैथोड पर आ जाती है, इस कैथोड पर आ जाती है, ठीक है ना। और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो तली में जम जाती हैं, तली में चली जाती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तांबे का विद्युत अपघटन परीक्षण है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल आपको याद करके जाना है एग्जाम के टाइम पे, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे संचारण के बारे में, ठीक है ना। संचारण क्या होता है और इसकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो संचारण की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, कोरोजन की। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जैसे कोई धातु है खुले में रखी हुई है तो वो अम्ल के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में, जैसे नमी के संपर्क में आती है, तो ये संचारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम चांदी की, सिल्वर है ना, चांदी, तो चांदी को आपने देखा होगा कि उस पर काली परत आपने देखा होगा ना, तो उस पर क्या हो जाता है, काली परत चढ़ जाती है। तो काली परत किसके कारण चढ़ती है, वो संचारण हो जाता है उसका, इसलिए उस पर काली परत चढ़ जाती है, ठीक है ना। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट है संचारण से सुरक्षा। तो हम अब संचारण से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है पेंट करके, उन पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं और उनको संचारण से बचाया जा सकता है, जैसे ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे इसको, क्रोमियम लेपन के द्वारा, और एनोडीकरण मिश्र धातु, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यशद लेपन गैल्वेनाइज की, किसकी बात करेंगे, यशद लेपन। क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा है या कोई इस्पात है उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते, जिसको बोलते हैं जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं, ठीक है ना। तो धातुओं के ऊपर क्या करते हैं, एक पतली परत चढ़ाते हैं, किसकी, जस्ते की, तो इसी विधि को यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिश्रातु या मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो धातु हो सकती हैं, दो से अधिक हो सकती हैं, तो धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तांबे एवं जस्ता, क्या होता है, तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु, जब इन दोनों धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, पीतल बनता है, क्या बनता है, पीतल बनता है। इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो, पिताजी, पा से बन गया आपका क्या, पीतल, अब किससे मिलकर बना होता है, ता से बन गया तामा और जा से बन गया जस्ता, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है तामा एवं टिन की जो मिश्र धातु वो किसका निर्माण करती है, कांसे का निर्माण करती है, विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। नेक्स्ट है सीसा और टिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्डर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इस सोल्डर का उपयोग जो टाँका धरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। नेक्स्ट है अमलगम। अमलगम क्या होता है, अमलगम की बात करें, जैसे कोई एक धातु पारद है, अर्थात धातु जैसे कि मिश्रण बनाते हैं तो उसमें दो धातुओं का मिश्रण जैसे मान के चलते हैं दो धातुओं का मिश्रण बन रहा है तो उसमें एक धातु क्या होगी, पारा होनी चाहिए, तभी वो अमलगम होगा, है ना। तो कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। उदाहरण की बात करें
पारा एवं चांदी, जब पारा और चांदी का जो मिश्रण होता है ना, इसको दंत बनने के लिए, जो दांतों जो आपकी कैविटी हो जाती है या दांतों में जो खोखलापन होता है उसको भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पारा एवं चांदी के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु, पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना है, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास इस वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है ना। और हमारा चैनल है साइंस स्टडी BCB के नाम से, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो के हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।